हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर। तो आज हम लोग जो है एसएससी CHSL का पेपर जो कि 14/3/2018 को, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 14/3/2018 को तीसरे शिफ्ट में आया हुआ है। तो इस पेपर का हम जीएस वाला पोर्शन आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम इस लेक्चर के अंदर में, हम इस वीडियो के अंदर में। तो ये क्वेश्चन जो हैं ऐसा होता है कि क्वेश्चंस कई बार इसलिए भी ज़रूरी होते हैं करने क्योंकि कई बार रिपीट होते रहते हैं ना, रिपीटिशन भी होता रहता है क्वेश्चंस का। तो इन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं और डिस्कशन इसका शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान, कि इनमें से कौन सा देश है जो एशियान का एक सदस्य नहीं है। तो एशियान जो है ये आपके एशिया के ईस्ट कंट्रीज का एक ग्रुप है, ईस्ट कंट्रीज का एक समूह है। तो भारत, अगर हम इसमें बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो भारत है वो इसका आंसर हो जाता है। इंडिया, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान कंट्री, कि भारत एशियान समूह का एक सदस्य नहीं है। बाकी अगर वैसे एशियान की बात करें तो ये 10 देशों का एक समूह है। एशियान में टोटल 10 कंट्रीज आते हैं, लेकिन इसके अंदर भारत इसका एक सदस्य देश नहीं है। और ये कंट्री शांति स्थापना तथा आर्थिक सहायता के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए आपस में कार्यरत है, काम करता है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, पीस एंड इकोनॉमिक हेल्प वगैरह करना एक दूसरे का। तो इंडिया यहाँ पे इसका आंसर होगा कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान ग्रुप। इसके बाद अब आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो कि प्लानिंग इन इंडिया ड्राइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव एंड सोशल प्रीमाइसेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, कि हमारे भारत में जो योजना बनाई जाती है वो उन योजनाओं को जो दिशा निर्देश है वो इनमें से किससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन 1 है पब्लिक पॉलिसी, ऑप्शन 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे राज्यों का नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं, ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट्स है जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, और ऑप्शन 4 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो बच्चे इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन 2 DPSP होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगर हम DPSP की बात करें तो ये हमने ये पॉलिटिकल साइंस में आता है कि DPSP हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है, पार्ट 4 में, और ये पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। जो ये DPSP है, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। और यहीं से हमारी सरकार को, हमारे गवर्नमेंट को ये दिशा निर्देश मिलता है कि वो हमारे लिए एक प्लान तैयार करे। तो प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो किससे आता है, आपका DPSP से आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आता है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, द हिल नेमली ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन हिल आर लोकेटेड इन विच कंट्री। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका जो है सो 3 US से हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साउथ पार्ट में ये आपके तीनों के तीनों हिल्स प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे अगर हम इन देश की बात करें तो जर्मनी यूरोप में पड़ता है जहाँ पे मेनली आल्प्स का पार्ट हो जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में मेनली क्या है कि आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हिल्स हो जाता है। तो ये आपका USA में हो जाता है ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन हिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 US से हो जाएगा। इसके बाद अब आप अगला क्वेश्चन देखोगे तो वेयर इज द ओरिजिन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान क्या है, तो ये दोनों ही हमारे देश की एक प्रमुख नदी है, एक बड़ी नदी है, ठीक है। तो इसका आंसर, वैसे पहले हम लोग गंगा देख लेते हैं। तो गंगा हमारे देश की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर गंगा का लेंथ है। और गंगा हमारे देश की नेशनल रिवर है, नेशनल रिवर। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि गंगा का उद्गम स्थान क्या है, ओरिजिन क्या है गंगा का, तो गंगा हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर का नाम है ये, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर गंगा का उद्गम स्थान है, और ये हमारे देश के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार,
झारखंड और वेस्ट बंगाल इन स्टेट्स से होकर बहती है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका जो गंगा होगा उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। और बात अगर हम करें ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो नोन एज रेड रिवर ऑफ इंडिया, इसको भारत की लाल नदी भी कहते हैं, रेड रिवर ऑफ इंडिया। और ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन है वो आपका तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास में पड़ जाता है। तो तिब्बत से निकलकर हमारे देश में ये जो है सो अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। फिर असम, बहुत सारे नाम से भी जानते हैं ब्रह्मपुत्र को, जैसे तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं, असम में तो ब्रह्मपुत्र कहते ही हैं, और वही इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये अलग अलग नाम है ब्रह्मपुत्र के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 79 का 4th आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगा उत्तराखंड से निकलते हैं और ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपनिषद बुक्स आर। देखो यहाँ पे उपनिषद के बारे में पूछा हुआ है, तो अगर हम उपनिषद की बात करें कि उपनिषद क्या है, तो वैसे उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपनिषद का मतलब होता है एक्वायरिंग नॉलेज सिटिंग नियर टू टीचर, शिक्षक के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, ये उपनिषद शब्द का अर्थ है। उपनिषद शब्द का मतलब है ये कि शिक्षक के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, एक्वायरिंग नॉलेज सिटिंग नियर टू टीचर। तो टोटल 108 उपनिषद है, टोटल उपनिषदों की संख्या 108 है, और ये उपनिषद फिलॉसफी से रिलेटेड बुक है। इसका आंसर आपका फिलॉसफी हो जाएगा, 4th ऑप्शन 4 फिलॉसफी, कि ये जो उपनिषद है ये फिलॉसफी से रिलेटेड है। और एक उपनिषद भी है, एक और क्वेश्चन कई बार उपनिषद से पूछ देते हैं कि आपने मुंडक उपनिषद का नाम सुना होगा, तो हमने जो वर्ड सत्यमेव जयते लिया हुआ है, सत्यमेव जयते, ये हमने मुंडक उपनिषद से ही लिया हुआ है। वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम मुंडक उपनिषद। तो यहाँ पे आंसर इसका 4 फिलॉसफी हो जाएगा। बाकी उपनिषद से रिलेटेड अदर पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, तो अगला क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन है कि इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश द रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था, और उन्हीं के नाम पर इन्होंने एक मिशन की शुरुआत की, रामकृष्ण मिशन, जो कि 1897 में शुरू किया गया। 1897 में शुरू हुआ था ये। बाकी स्वामी विवेकानंद जो हैं, मतलब कि इन्होंने 1893 में शिकागो में एक रिलीजियस स्पीच भी दिया था। तो अगर एक क्वेश्चन कुछ यहाँ से और बनता है तो ये इनका बन जाता है कि इन्होंने शिकागो में रिलीजियस स्पीच कब दिया था, 1893 में दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 82, पन्नालाल घोष इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सीधा सीधा इसका आंसर जो है आपका फ्लूट हो जाएगा, बांसुरी वादक हैं। पन्नालाल घोष जो है वो बांसुरी वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द फर्स्ट एवर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज ऑफ विमटेक कंट्री वाज हेल्ड इन डैश इन अक्टूबर 2017। देखो वैसे तो ये करंट का क्वेश्चन है और ये काफ़ी पुराना हो गया है, तो अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका आंसर वैसे न्यू दिल्ली होगा। तो करंट का क्वेश्चन है ये, करंट तो बिल्कुल 5-6 महीने के ही आते हैं, पुराना पेपर है, बीत चुका है ये, तो अब इसका कोई चांसेस नहीं है हमारे एग्जाम में, या फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, विच कंट्री वॉज इन अक्टूबर 2017 नेम्ड द बेस्ट कंट्री टू विजिट इन 2018 अकॉर्डिंग टू लोनली प्लैनेट बेस्ट इन ट्रेवल 2018 लिस्ट। 2018 के लिस्ट में जो बेस्ट ट्रेवल का मतलब बेस्ट ट्रेवल लिस्ट में किस कंट्री को रखा गया, ये भी आपका करंट का ही क्वेश्चन है। वैसे इसका आंसर तो चिली हो जाएगा, चिली है इसका आंसर तो, लेकिन अब ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना क्वेश्चन हो गया है ये। ठीक है, करंट का क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर भूटान एडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर आपका 2008 हो जाएगा। ठीक है, भूटान ने 2008, ऑप्शन 3 2008 भूटान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 2008 में अपनाया था, जिसमें टोटल 35 आर्टिकल्स हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन में, भूटान के कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू। तो यहाँ पे इसको पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं।
देखो अगर हम बात करें ना किसी एटम की, तो जैसे कि ये हमने एक एटम का सिंबल लिख दिया, X लिख दिया, तो इसमें जो नीचे लिखा होता है ना वो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखा होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि इस तरह से लिखा है Cl1735, तो यहाँ Cl का मतलब क्लोरीन से है, यहाँ पे Cl का मतलब किससे है, क्लोरीन एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो 17 है ये क्लोरीन का क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर को नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये 17 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो जाता है, और यहाँ पे ऊपर जो आप 35 देख रहे हो ये एटॉमिक मास हो जाता है। तो इस तरह से एक एलिमेंट को सिंबल दिया जाता है कि नीचे एटॉमिक नंबर लिखा होता है और एटॉमिक मास लिखा होता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और ये इक्वल टू एटॉमिक नंबर होते हैं। ये तीनों आपस में ना सेम होते हैं, ठीक है, ये तीनों किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर ये तीनों आपस में सेम होते हैं, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो यानी कि अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और है कि अब आप देख रहे हो इसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी दे दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, और मैं क्या कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है ये। तो ऐसा होता है कि ये चीज जो है ना एक न्यूट्रल एटम पे लागू होता है, न्यूट्रल एटम पे। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि ना उसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया हो और ना किसी को इलेक्ट्रॉन दिया हो, ये न्यूट्रल एटम पे लागू होता है। लेकिन चाहे न्यूट्रल एटम हो चाहे वो चार्ज्ड एटम हो, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के हमेशा बराबर होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाना चाहिए, 1 इसका आंसर होगा। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर वो तब होगा जब वो एक न्यूट्रल एटम होगा, ना तो उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया होगा और ना उसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो एल्कीन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव, ऐसा नहीं है, एल्कीन्स रिएक्टिव होते हैं। एल्कीन बर्न विथ ब्लू फ्लेम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो तो जैसे कि बर्न की बात है तो वो डिपेंड करता है आपके इग्निशियन पॉइंट पे। एल्कीन्स बर्न विथ येलो फ्लेम, तो ये तीनों ही इनकरेक्ट हो सकते हैं। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ऑल आर इनकरेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट्स फाइनली इंटरप्रेटर। तो देखो कि यहाँ पे 3 पिलर होते हैं जो कि यहाँ दिए भी हुए हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो इसमें जुडिशरी जो है ये इंटरप्रेटर होता है, मतलब कि ये जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से रिलेटेड, या ये कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है जुडिशरी सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका 88 का, तो ऑप्शन 3 जो जुडिशरी सिस्टम है ये इसका आंसर हो जाएगा। और जुडिशरी सिस्टम हमारे यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसमें कोई इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द पंचायत। तो अगर हम ये आपके शेड्यूल, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 1992 में हुआ था, ये अमेंडमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में हुआ था। तो ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये आपका पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। 1992 में 73वां संशोधन एक्ट जो है ये आपके पंचायती राज से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन 2 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ ग्रेटर्स, एब्डोमेन, यूरिनरी ब्लैडर। देखो यहाँ पे ना जो ये ऑप्शन 4 जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, पहली बात तो एग्जीक्रीशन होता क्या है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी,
कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो इसमें जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, ये सिर्फ यूरिन को इकट्ठा करता है। यूरिनरी ब्लैडर में ना मूत्राशय कहते हैं इसे हिंदी में। तो यहाँ पे केवल यूरिन इकट्ठा होता है, यूरिन स्टोर होता है। तो इसका काम ना एग्जीक्रीशन में इसका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ यूरिन को स्टोर करके रखता है। तो इसका आंसर जो है आपका 4 यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच प्रोसेस सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये डिफ्यूज़न होगा, जो गैस वगैरह जो होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में एंटर करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। यहाँ पे डिफ्यूज़न इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 डिफ्यूज़न इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विसरण कहते हैं जिसे हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब अपने स्क्रीन पे देखेंगे कि इन नवंबर 2017 इंडिया गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेटिंग अप अ प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्रास। दीज विल बी सेट अप इन हाउ मेनी मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। देखो ये अगेन करंट का क्वेश्चन है, तो अभी तो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर 115 होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 115 इसका आंसर हो जाएगा आपका। बाकी ये करंट का क्वेश्चन है, तो अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है हमारे लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, रिसर्चर्स फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैव कन्वर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट डाटा रिकॉर्डर। तो अगेन ये आपका करंट का ही क्वेश्चन हो जाता है। वैसे तो जो इसका आंसर है वो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, नेचुरल बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम, ये आपका आंसर हो जाएगा। बट अगेन ये करंट का क्वेश्चन है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, एज पर आरबीआई इन अक्टूबर 2017 ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो फॉर एनबीएफसी इंक्रीज टू व्हाट परसेंटेज टिल मार्च 2017। तो वैसे एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो बैंकिंग सिस्टम नहीं देते हैं लेकिन फाइनेंस कॉरपोरेशन के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे मुथूट फाइनेंस ले लो, है ना, बैंकिंग सिस्टम तो नहीं देता लेकिन फाइनेंस सिस्टम के अंतर्गत आता है, तो इनको एनबीएफसी कहा जाता है। बाकी एनपीए का मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो लोन जो कवर नहीं हो पाता, वो लोन जो रिकवर नहीं हो पाता, उसे एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये भी आपका वैसे तो करंट का ही क्वेश्चन है, अब तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल सकते थे जो मैंने आपको समझा दिया। बाकी इसका आंसर आपका 5% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑन 5 जनवरी 2018 लोकसभा पास्ड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज अमेंडमेंट बिल 2017। द बिल सीक्स टू अमेंड, ये जो बिल है ये हाई कोर्ट जजेस की सैलरी और कंडीशन से रिलेटेड है, और ये एक्ट 1954 का आता है। तो ये अगेन आपका करंट का क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन 1 हाई कोर्ट जजेस सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1954 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सोनार ऑफ अ शिप सेंड साउंड वेव्स ऑफ स्पीड 1000 मीटर पर सेकेंड। दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय द ओशियन फ्लोर इन 2 सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द ओशियन। देखो ये इसमें आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी लगाओगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये डेप्थ की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टेंस की बात कर रही है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है आपका स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड कितना है 1000 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे जो टाइम है वो 2 सेकेंड है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका 2000 मीटर हो जाएगा आंसर। लेकिन एक चीज़ और कि ये जाके आया है ना, रिफ्लेक्ट हुआ है 2 सेकेंड में, तो जाके आया है। डेप्थ निकालने के लिए इसको हाफ कर दोगे आप, तो 1000 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। आंसर इसका 3000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टर है, ये डेप्थ है, तो ये जाके आया भी है, तो 2000 जाके आना है, तो सिर्फ डेप्थ कितना हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर 1000 मीटर, ऑप्शन 3000 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी, ग्रेविटी जी दे रखा है, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट हुज मास इज सेम एज डेट ऑफ अर्थ एंड रेडियस इज हाफ एज डेट ऑफ अर्थ। कह रहा है कि अगर अर्थ पे एक्सेलरेशन जी है तो उस प्लैनेट पे ग्रेविटी क्या होगा जिसका मास अर्थ के मास के बराबर है, बट जो रेडियस है वो हाफ है। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है, G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि मास तो भाई सेम है, G तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, मास सेम है, लेकिन रेडियस हाफ है। और आप इसको अगर आप हाफ करके स्क्वायर करोगे और इसको आप जब सॉल्व करोगे आप, तो ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर बटे 4 हो जाता है, और ये G इक्वल टू क्या हो जाता है, ये ऊपर 4 हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो ये 4 टाइम्स आ रहा है ना, ये इस G का 4 टाइम्स आ रहा है ये। तो अगर रेडियस जो है वो हाफ होगा तो आपका ग्रेविटी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4G हो जाएगा। तो इस 97 का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 4G हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, जो ग्रेविटी है वो 4 गुना बढ़ जाएगा अगर रेडियस अर्थ का हाफ होगा तो ये इसका आंसर होगा यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ और बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स कॉजेस। देखो ये लाइटनिंग होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि चार्जिंग की वजह से क्या होता है कि लाइटनिंग होती है ना, बिजली चमकती है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। जो क्लाउड्स वगैरह होते हैं वो डिफरेंट चार्जेस की वजह से जब टकराते हैं तो इसमें लाइटनिंग का प्रोसेस होता है, बिजली का कड़कना जिसे आप सिंपल भाषा में कहते हो। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन 3 आपका लाइटनिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। जूलियो ग्रैंड वून दी 2017 वर्ल्ड। अब ये अगेन आपका करंट का ही क्वेश्चन है, ये अभी हमारे अब किसी काम का नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, करंट का क्वेश्चन अब आपके किसी काम का इसलिए भी नहीं है क्योंकि अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आने एग्जाम में, क्योंकि करंट के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो 5 से 6 महीने के ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी 5 से 6 महीने का इवेंट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब ये 2017 का क्वेश्चन है तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना अब इस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश इज टू मेक इंडिया अ ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुपर पावर। तो ये सीधा सीधा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आईटी फील्ड से रिलेटेड है, मतलब तो इसमें सीधा सीधा इसका आंसर आपका नासकॉम हो जाएगा, नासकॉम हो जाएगा। ठीक है, तो नासकॉम क्या होगा आपका, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो ये नासकॉम इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन थे, एक बार और देख लीजिएगा आप लोग। तो बाकी हम लोग अब अगले क्वेश्चन पेपर के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए बाय।